आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। लखनऊ में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मामला अदालत में है और आज अदालत में उसकी सुनवाई थी। पूरे प्रकरण में एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता और वक्फ के जानकार जमीर नकवी पल पल की जानकारी ले रहे हैं और उससे अपने को अपडेट रख रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा जमीर नकवी से, आज कोर्ट में क्या हुआ? जीत हमेशा हक की होती है और बातिल को भले देर से मगर शिकस्त जरूर होगी, क्योंकि हम लोग हक पर हैं। और नाहक ये है कि वक्फ जो है वो पूरा दीनी मनसब है और किसी दीनी मनसब में अगर रेपिस्ट, शराबी, नशेड़ी, भूमाफिया या वकील वो भी दूसरे स्टेट का अगर आता है तो एक तरीके से यानी ये दुनियावी वक्फ होकर रह जाएगा। तो दुनियावी वक्फ नहीं, ये एक दीनी वक्फ है और यहाँ वो आना चाहिए कि जो यानी दीन से भी वाकफियत रखता हो। इनमें से जितने लोग हैं वो सब बेदीन हैं। और देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और मैं काबिल मुबारकबाद अपने मिशन को समझ रहा हूं कि जजेस ने 20 तारीख इसमें मुअय्यन की है और वकला ने, सरकारी वकील ने खासतौर से आश्वासन कोर्ट में दिया है कि 20 तारीख तक हम कोई चुनाव नहीं कराने जा रहे हैं। यदि चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट की अवमानना होगी, माननीय उच्च न्यायालय की, और उस अवमानना को मैं चुनौती देने पर मजबूर हूंगा। उसके लिए भी पूरे तरीके से कोर्ट के रास्ते खुले हैं, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं और हम पूरे तरीके से उसमें तैयार है। क्योंकि हमारी अभी 2 रिटें इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिनका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। ना ही पहली 2 रिटों में कोई जिक्र है, ना इस रिट में कोई जिक्र किया गया है कि मेरी रिटें जो है वो इसी सब्जेक्ट पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लंबित है हाईकोर्ट में। क्योंकि खुद शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये हमें लिखित रूप में सूचना दी थी कि 44, 45, 46, 47, 48, 52 और 64 का घोर उल्लंघन हुआ है। तो जिस जगह पर आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ हो उस जगह कैसे ये मुमकिन होगा कि उसी बोर्ड को फिर से दोहरा दिया जाए और फिर यानी वैसे ही भ्रष्टाचारी फिर से तैनात हो जाए और बोर्ड भ्रष्टाचार का फिर से अड्डा बन जाए। अच्छा जमीर साहब, आपको नहीं लगता है कि वसीम रिजवी ने जो रिट फाइल की है वो जल्दबाजी में की, बहुत सारे मुद्दे छूट गए? क्या आपको जानकारी में है कि वो कौन कौन से मुद्दे छूट गए हैं? देखिए, मेन मसला यह है कि वसीम रिजवी ने जो रिट की है उन्हीं ने मेन तो चुनौती यानी दूसरे स्टेट के वकील को दी है और ये सबसे बड़ी खामी है कि रिट यानी नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब आप बताइए कि उसमें मूल रूप से जो सामाजिक कार्यकर्ता था सैयद हसन कौसर, जो बीजेपी का भी यानी कार्यकर्ता था, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का भी कार्यकर्ता था, बल्कि इंडिया लेवल का वो सह संयोजक था, और उसको काट करके इन्होंने एक ऐसे फर्जी आदमी को जिसने कहीं से भी समाज का कोई कार्य नहीं किया है, अगर एक भी सामाजिक कार्य, कोई रिट PIL, कोई समाज का उत्थान, इन्होंने अगर एक भी अगर दिखा दिया तो मैं पूरी यानी सामाजिक कार्य करना छोड़ दूंगा। सामाजिक कार्य किया हो ना किया हो, लेकिन बहुत सी वक्फ प्रॉपर्टी ये बता रही है कि उस पर इन्होंने बिल्डिंग खड़ी की है, उसका तजुर्बा है इलीगल तौर पे। तो देखिए, एक चीज मैं बताऊं कि देखिए, इस वक्त जो वक्फ के भूमाफिया हैं और खासतौर से मौलाना कल्बे जवाद साहब के जो दाएं बाएं हैं, जिन्होंने वसीम के चेयरमैन रहते हुए भी उन वक्फ बिल्डिंगों के विकास नहीं होने दिए हैं जब तक कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग करके 10-20 लाख रुपया वसूल नहीं लिया। इसके लिए करबला ताल कटोरा के मुतवल्ली, जो इस वक्त मुतवल्ली कोटे से सदस्य भी है,
उनकी एक वीडियो भी आवाम के सामने वायरल हो चुकी है कि उन्होंने साफ कहा कि नखास की चिड़िया बाजार के मार्केट की जो वक्त बिल्डिंग थी उसमें बाकायदा उनसे 10 लाख रुपए लिए गए और तब जाके उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से सल्तनत प्लाजा है, खुद जो कैंडिडेट इस पर बनना चाह रहे अली जैदी वो दशहरी हाउस पर काबिज है। तो पहले तो ये देखा जाए इन्होंने दशहरी हाउस पर कब से कब्जा कर रखा है, कब से उसका किराया नहीं दिया है, किराया भी दे रहे हैं या अवैध तरीके से उसमें काबिज है। तो ये सारी चीजें जांच का विषय है। अच्छा, आप और इन्होंने अब तक जितनी बिल्डिंगें बनाई हैं वो भी जांच का विषय है। एक सरदार, 2 सरदारों को कटवा करके यानी सिख कौम के आदमियों को कटवा करके उनका नाम खारिज करा करके उनके नाम बाकायदा चौक पार्किंग के अलॉटमेंट हो चुका था और इन लोगों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने नाम करा लिया। तो क्या वो माइनॉरिटी में नहीं थे? तो जब घोर भ्रष्टाचार या अपने मफाद के लिए कर सकते हैं तो इनकी पूरी नीयत है कि जो कुछ बचा है वक्फ बोर्ड में वो अब बाकायदा प्लान करके बिल्डिंगें खड़ी करके उनको बेच करके उन्हें उनकी फाइल खत्म करके ये उस पर कब्जा करें और आर्थिक लाभ प्राप्त करें। जमीर साहब, आपने मौलाना कल्बे जवाद साहब का नाम लिया। हमें लगता है कि मौलाना कल्बे जवाद बहुत ही पीड़ित थे अपने दाएं बाएं वालों से जो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे और इसीलिए शायद वो ईरान चले गए इन लोगों से नाराज होके, इनको सबको छोड़ के, क्योंकि उन्हें रूहानी इलाज की जरूरत थी। वो अपने को पागल महसूस कर रहे थे, जैसा कि बताया जाता है वो इतना दबाव महसूस कर रहे थे, पागल महसूस कर रहे थे, दीवाना महसूस कर रहे थे अपने को, इसलिए वो रूहानी इलाज के लिए मासूम कुम के रोजे पे गए हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो ईरान गए हुए हैं। जाहिर सी बात है जब ईरान गए हुए हैं तो वहां मासूम कुम के रोजे पे भी जाएंगे और 8वें इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के रोजे पर भी जाएंगे, वहां से उनको जरूर फैज मिलेगा। सवाल यह है कि क्या वो वाकई में अपने दाएं बाएं जो ब्लैकमेलर हैं, जो उनकी हर जगह बेइज्जती करवाते हैं, जो उनको बेच देते हैं, क्या उनसे नाराज हैं और नाराज होकर वो ईरान गए हैं? आप तो बहुत करीबी हैं, इसलिए आपसे ये सवाल है। देखिए एक चीज मैं यहाँ से अर्ज करूं कि चूंकि मौलाना कल्बे जवाद साहब को मैं बजाते खुद कम से कम आधी सदी हो गई है जानते हुए, तो अब आप ये बताइए कि कहीं से भी मैंने उनको गलत नहीं पाया, मगर वो अपने आप में बहुत ही मासूम, बहुत ही मजलूम सिफत के मालिक है। वो अपने आप में बहुत ही शरीफुल नफ्स है और ये जरूर है कि उनके दाएं बाएं वाले खासतौर से अजीज व अकारीब रिश्तों के आड़ में उन्हें दबाव में लिए रहते हैं या फिर गलत तरीके से उन्हें ब्लैकमेल करके उनको दबाव में लिया जाता है, क्योंकि वो कतई इन लोगों से नाखुश है। कहीं से भी उन्होंने कहीं से खुशी का इजहार नहीं किया, कहीं भी गए तो दबाव में गए। भाई मैंने एक बात बताई, उन्होंने जाती तौर पर मुझसे एक बात शेयर किया था कि मैं गया था मोहन भागवत के पास और पता चला कौम की फाइल जो है ये लोग होटल में छोड़ के चले आए और वहां अपनी फाइलें खोल के बैठ गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। आपको यही आभास हो रहा है कि वो इन लोगों से नाराज हैं। एंड मौके पर जब अहम यानी फैसला होने वाला था और उनका यहाँ से चला जाना और वहां टिक जाना इस बात की दलील है कि भाई वो हो सकता है वो सोच रहे हो कि भाई अब तुम ही देख लो, यानी आखिर में जैसे घर का बुजुर्ग कहता है कि अगर तुम ही लोग जानो, तुम लोग देखो, हम जा रहे हैं खुदा से। नहीं, तो जो आप नतीजा निकाल रहे हैं वो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा उम्मीद ये है कि वो कोई फैसला करते ही ना हो, इन्हीं लोगों के द्वारा सारे फैसले होते थे, इसलिए उन्होंने अपने को अलग कर लिया क्योंकि फैसला लेने वाले तो मौजूद हैं। देखिए मैंने फिर आपसे कहा कि देखिए ये कल्बे जवाद साहब हमारे हाकिम शरा है, हम उनकी बात मानेंगे, कौम उनकी बात मानेगी, मगर ये जो जोहला की टीम है, ये जो सहाबा चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो ये सहाबाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी कौम। उसी सहाबा ने तो आपको ब्लैकमेलर भी कहा है। तो भाई एक बात बताइए, जो आदमी जैसा होता है वैसे ही तो सोचता है। उसने तो हमने तो अभी आपसे क्या कहा कि हर कौमी बिल्डिंग पर उसने ब्लैकमेलिंग की, हर वक्त में ब्लैकमेलिंग करके उसने पैसा वसूला है, तब आपको बनने दिया है। भाई इसमें फैजी की बाकायदा वीडियो जो है वो इसके लिए दलील है कि ब्लैकमेलिंग कौन कर रहा है, ब्लैकमेलर कौन है इस वक्त। ये तो पूरी दलील है। आप गोल मोल मत कहिए, आप सीधे सीधे साफ साफ कहिए ताकि जो लोग दर्शक हैं वो उलझे नहीं, समझ सके। आप नाम लिख के बोलिए, क्यों कर रहे हैं? लखनऊ के लोग हैं, ये बहुत समझदार हैं। लखनऊ का बाज़ौक़ मजमा रहता है वो है यहाँ का, और बचपन से वो इन्हीं
यानी इन्हीं में पले बढ़े हैं, वो एक एक की फितरत से वाकिफ है, वो बखूबी जानते हैं। 4 आदमी, देखिए एक बात बता रहा हूँ, 4 कुत्ते अपने साथ खेल लेते हैं शेर को, तो कुत्ता शेर नहीं हो पाता है, शेर शेर ही रहता है। तो आप ये समझ लें कि जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, जो अभी तक कौम को ब्लैकमेल कर रहे थे, जो मुतवल्लियों को ब्लैकमेल कर रहे थे, कोई दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, एक चीज अभी आप बोल गए कि कमेटी में सबके सब अलग तरीके के लोग हैं, उसमें आपने बेदीन कह दिया सबको, जबकि उसमें मौलाना रजा हुसैन साहब भी हैं, उनको भी आप बेदीन कह रहे हैं। देखिए अब एक बात बताइए, वक्फ क्या है? ये दीनी जायदाद है। बैतुल माल में मौलाए कायनात ने जब जाती गुफ्तगू तलाल दुबई पर शुरू हुई तो उन्होंने चिराग गुल कर दिया था, और यहाँ पर मौलाना रजा हुसैन वक्फ के नाम पर किसानों की भूमि को कब्जा करके और उसको वक्फ में शामिल कर रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि बिना वक्फ बोर्ड की परमिशन के उन्होंने और बिना मानचित्र पास कराए हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण से उन्होंने 6 माला तकरीबन 5 स्टार नुमा बिल्डिंग खड़ा कर दिया, जिसको वो कभी मदरसा बनाते हैं, कभी इमाम बाड़ा कहते हैं। तो आप खुद बताएं कि वो खुद यानी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अब आप ऐसे आदमी को बेदीन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दीदार कहेंगे। उनके करीबी तो ये बता रहे हैं कि ये उनके बाप दादा की जमीन है, वो जैसा चाहे वैसा करें। तो क्या वक्फ की मंशा के मुताबिक वो काम कर रहे हैं? मुझे दिखा दें वाकिफ की मंशा, वो वक्फनामा हम कर दें, मैं देख लेता हूँ कि वाकिफ की मंशा थी कि नहीं 5 स्टार नुमा होटल नुमा मदरसा बनेगा 6 मंजिला, अगर उसमें लिखा होगा मैं गुलामी लिखा देता हूँ। अच्छा, एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ मौलाना रजा हुसैन के बारे में कि उन्होंने 50,000 रुपए कश्मीरी कब्रिस्तान के लिए भी ऐलान किया था कि देंगे, और मौलाना कल्बे जवाद साहब ने, क्या आपकी जानकारी में है कि वहां का कुछ डेवलपमेंट या कोई काम शुरू हो पाया है? इन्होंने चंदा दिया? भाई जबानी जमा खर्च मैं भी कह देता हूँ कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, मगर दे करके अगर वो चेक छपवा दिए होते अखबार में। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी जरा जरा बातों को अखबारात में और सोशल मीडिया में वायरल करते हैं। तो अगर इन्होंने दिया होता या किसी ने भी दिया होता तो अब तक वो भी खबर वायरल हो गई होती, अभी तक चेक टहलता होता। तो मसला ये है कि ये लोग इतने मासूम नहीं है कि जो इस चीज को वो यानी वायरल ना करते या उनके लोग ना वायरल कर देते। तो कुल मिला के अब क्या तस्वीर दिख रही है? आपके अंतिम शब्द क्या होंगे इस वक्फ बोर्ड को लेकर? ये दिख रही है कि देखिए वक्फ बोर्ड जरूर बनेगा, मगर अच्छे लोगों के साथ बनेगा। अब ये नहीं होगा कि बिना जांच पड़ताल के और बिना रिपोर्ट के वक्फ बोर्ड बन जाए, वरना फिर चुनौती दी जाएगी, चाहे कोई भी हो। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मगर यह है कि अगर कोई गलत आएगा, मैंने फिर कहा था कि किसी भी बदकिरदार को मैं वक्फ बोर्ड की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दूंगा। तो उस पर आज भी मैं कायम हूं अपने मौके पर, और कल भी कायम रहूंगा उस वक्त तक जब तक के पाक साफ बोर्ड ना बन जाए। आप ये बताइए, क्या यहाँ वकीला की कमी थी? एक से एक सीनियर शिया वकील पड़े हुए थे। फरमान अहमद नकवी साहब इलाहाबाद से सीनियर एडवोकेट है शिया में, इब्राहिम साहब हैं लखनऊ में शीश महल के, एक से एक वकीला यहाँ पड़े हुए शिया काबिल। आप दिल्ली यानी बार काउंसिल का मेंबर लाके आपने बोर्ड में बैठा है, तो गलत तो आप कर रहे हैं, गलत तो सरकार कर रही है और आपके जरिए करवाया जा रहा है। तो ये वही लोग हैं जो यानी इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए एक बात बता रहा हूँ, नियम ताक पर है, पैसा आगे दौड़ रहा है, बिना स्वार्थ पूर्ति के किसी का नाम आगे नहीं बढ़ रहा है। हम तो ये महसूस कर रहे हैं जाती तौर से। आखिरी सवाल आपसे, और वो सवाल ये है कि हमारी आरएसएस, मुस्लिम मंच और कई दूसरे जो बीजेपी के करीब लोग हैं उनसे बातचीत हुई, जिनकी जानकारी में वक्फ बोर्ड का पूरा प्रकरण है, और हमने जब पूछा कि इस तरह की गलती सरकार क्यों कर रही है, तो उनका कहना था कि भाई मौलाना कल्बे जवाद से चुनाव में काम लेना है, चुनाव सर पे है, तो उनको तो नाराज नहीं किया जा सकता। क्या आपको भी लगता है कि मौलाना कल्बे जवाद बीजेपी के काम आएंगे? देखिए एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर सरकार कल्बे जवाद साहब का इतना ही मान सम्मान रखती तो शानदार तरीके से मुहर्रम करने की इजाजत दे दी। जब सरकार ने आके अकायद को पामाल कर दिया तो ये तो वक्फ बोर्ड का सियासी मसला है। यानी आप सियासत पूरी तरीके से सरकार सियासत खेल रही है। सियासत का काम, देखिए सरकार का काम है सर सहलाओ भेजा खाऊं,
सरकार हमें जो महसूस हो रहा है कि पूरे तरीके से बेवकूफ बनाने का काम कर रही है और इनको इलेक्शन पार करा ले जाएगी कि ठीक है मौलाना अभी नहीं हो पाया, आप देखिए क्योंकि समय नहीं था, अब आप ऐसा कीजिए, आप चुनाव में लगिए, अब आप लोग उधर वसीम को खड़ा कर देगी, इधर इनको, और सबसे वो वोट ले लेगी। पर हमें तो नतीजा ये नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि कौम इतनी बड़ी बेवकूफ है जो इन लोगों के कहने पर, पहली बात ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि कौम में जाके कहेंगे? आपकी बात काट के कह रहा हूं कि अब अगर ऐलान जिस मौलवी ने कहा वोट पलट जाएगा, दूसरी तरफ यानी उनके अपोजिट में वोट जाएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि मौलवियों के सबके नकाब यानी जो चेहरे हैं वो मिट चुके हैं नकाब से, उनके सारे चीज सारे हथकंडे सामने कौम के आ चुके हैं। अब किस बेस पर आप करेंगे? मुहर्रम आपने कराया, चेलुम आपने होने दिया, 8वीं आपने होने दिया, यानी सारे यहाँ तक रोजा आशूर का इतना अजीम दिन होता है, उस दिन खाने कैद में लोग रहे। चलो मारवाई जहाँ करबला मोहल्ला में करोड़ों लोग पैदल जाते हैं ज़ियारत करने के लिए, यहाँ ज़ायरीन तरसते रहे, रोते रहे अपने घरों में। तो आपने क्या किया है? उनके अकायद का कहीं सरकार ने या मौलाना ने, किसी मौलाना को ख्याल रखा है तो मौलवियों के बात मानेगी? आखिरी सवाल, सिर्फ आधे मिनट का जवाब चाहता हूँ, आधे मिनट से 1 मिनट, कि क्या आप जो कह रहे हैं उससे एकदम साफ नहीं हो जाता कि मौलाना कल्बे जवाद और उन जैसे दूसरे भाजपा के समर्थन वाले नेताओं की अब कौम नहीं सुनेगी? बिल्कुल, हम इसमें पूरे 100% मुत्तफिक हैं। वोट गिनवा लीजिएगा, वोटर लिस्ट देख लीजिएगा, उसके बाद में इसका फैसला कर लीजिएगा कि आपके कहने से, मौलवियों के कहने से कितने वोट मिले हैं और मौलवियों के खिलाफ कितने वोट गए, खुद ही समझ में आ जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।